तो अगर हम 9th क्लास के पेपर की बात कर रहे हैं तो 9th क्लास में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो MCQs का होता है। 15 MCQs होते हैं और आपके पास 20 मिनट्स होते हैं। तो आप लोगों ने आसानी से सोच समझ के पैनिक नहीं होना, MCQs को सोल्व करना है और बबल शीट को आराम से सोल्व करना है। बबल शीट पे अक्सर बच्चे बहुत कुछ कर देते हैं, पेपर कोड वगैरह नहीं लिखते, आपने सारा लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप पे। सब्जेक्टिव टाइप पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इश्आर की तशरीह है। इसके अंदर आप लोगों को 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा नज़म और एक हिस्सा गज़ल। 4 शेर आपको हिस्सा नज़म में आएंगे और 3 शेर आपको हिस्सा गज़ल में आएंगे, जिनमें से आपने 3 शेर हिस्सा नज़म में अटेंड करने हैं और 2 शेर आपने हिस्सा गज़ल में अटेंड करना है। मतलब टोटल आप लोगों ने 5 शेर की तशरीह करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हिस्सा नज़म की हेडिंग देनी है जिस तरह मैंने दिया। मैंने जो मेन हेडिंग दिया वो 605 से दिया और जबकि जो मैं सब हेडिंग ये जो मैं शेर लिख रही हूँ ये मैं 604 से। फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता कि हम लोग शेर लिखें। तो यही मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप दिन रोज़ इस चीज़ की लिखने की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह पेपर तक आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। पता क्या होता है, आप लोग जब शेर लिखते हैं ना तो एक तो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा लाइन्स खर्च हो जाती हैं, इसकी वजह से आपको मटीरियल कम लिखना पड़ता है और आप लोगों को नंबर फिर भी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने लिखा है क्योंकि आप जितने एग्जामिनर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतना आपको नंबर देगा। फिर ये हिस्सा गज़ल के आप लोगों ने शेर ऐसे करके लिखना है। याद रखिएगा कि नज़म का नाम नहीं होता। बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कि जब हेडिंग देते हैं तो नज़म का नाम और शायर का नाम लिख लेते हैं, जबकि नज़म का उन्वान होता है, नज़म का नाम नहीं होता। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये एक शेर दो नंबरों का है, ये मैं आपको लास्ट के ऊपर वीडियो के एंड के ऊपर पूरी टाइम मैनेजमेंट सब कुछ बता दूंगी। और एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि गज़ल का भी हमारे पास नाम नहीं होता, सिर्फ शायर का नाम होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है नसर पारों की तशरीह का, जो कि है सवाल नंबर 3। आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहना क्योंकि ये क्वेश्चन 10 नंबरों का है। तो इसके अंदर आप लोगों ने ठीक तरीके से सब कुछ लिखना है। नसर पारों की तशरीह के अंदर क्या होगा कि आप लोगों को 2 पैराग्राफ्स आएंगे और 2 पैराग्राफ आपकी जो टेक्स्ट बुक है उनमें से कहीं से भी किसी भी नज़म या किसी भी सबक में से आ सकते हैं आप लोगों को 2 पैराग्राफ। उन पैराग्राफ का आप लोगों ने ये हवाला मतन लिखना होगा, ये मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ। साथ आप लोगों ने खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखने होंगे, मतलब कुछ उस पैराग्राफ के अंदर कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जिनके ऊपर लाइन लगी होगी, उन अल्फाज के आप लोगों ने मायने लिखने हैं और फिर आप लोगों ने उनकी तशरीह करनी है। हवाला मतन में आप लोग सबक का उन्वान लिखेंगे और मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो हमारे पास सारे सबक हैं उनके मुसन्निफ़ होते हैं, उनके शायर नहीं होते। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे भी वो लोग हवाला मतन में सबक का उन्वान और नीचे शायर का नाम लिख देते हैं, जबकि शायर का नाम नहीं मुसन्निफ़ का नाम आएगा और जब हम लोग नज़मों की तशरीह करेंगे उसके अंदर शायर का नाम आएगा। तो हमने हवाला मतन में सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया। बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जो माखिज़ और फिर उसके बाद सिन्फ़ अदब भी लिखते हैं। अगर तो आपको याद रख सकते हैं आसानी से तो ठीक है, वरना उसके नंबर नहीं होते, तो आप लोग इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपने खत कशीदा अल्फाज के मायने लिखने हैं। एक और गलती यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो बच्चे करते हैं, वो लोग आइनी को माना लिख देते हैं। सॉरी, मानी नहीं होता, माना पढ़ते हैं। आइनी आप लोगों ने अलिफ लाजमी डालना है। ऐसे करके आप लोग हेडिंग डाल दें और अंडरलाइनिंग की तरफ कम भी जाएं। अंडरलाइनिंग थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और ये नसर पारों की तशरीह के अंदर अगर आप लोग कोई हवाला देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, हवाले के नंबर होते हैं क्योंकि 5 नंबर ये आप लोगों की तशरीह और खत कशीदा अल्फाज मायने के होते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग तशरीह के अंदर एक हवाला लाजमी दे दें। फिर उसके बाद हमारे पास अगला सवाल आता है सवाल नंबर 4, जो कि क्वेश्चन आंसर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों को तकरीबन 8 आएंगे, आप लोगों ने उनमें से 5 करने होंगे, या आप लोगों के सबक के अंदर से आएंगे और एक नज़म या गज़ल में से भी आ सकता है। तो इसके अंदर ज़्यादातर जो बच्चे करते हैं जब हेडिंग देते हैं तो लिख देते हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात। ये हेडिंग गलत है, आप लोगों ने देना है सवालात के मुख्तसर जवाबात, क्योंकि एक्चुअल आप लोगों के क्वेश्चन मुख्तसर नहीं होते, आप लोगों के आंसर मुख्तसर होते हैं, इसलिए आप लोगों ने मुख्तसर जवाबात देना है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो नंबर आप लोगों के पेपर के ऊपर दिया हुआ आप लोगों ने वही नंबर अपना शीट के ऊपर लिखना है। जिस तरह अगर मैं पहले सवाल नंबर 2 कर रही हूँ तो मैंने ये नहीं करना कि मैंने पहले सवाल नंबर 1 लिखना है, मैंने पहले सवाल नंबर 2 लिखना है। इसी तरह अगर मैं इसके बाद सवाल नंबर 5 करना चाहती हूँ तो मैं सवाल नंबर 5 की हेडिंग दूँगी।
इस तरह आप लोगों ने नंबरिंग का खास ध्यान रखना है। और एक छोटी सी हेडिंग कोई अगर सवाल से बनती हो तो वो निकालने अगर नहीं करते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस एक खूबसूरत लगता है। और ये मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट पे बता दूं कि कितने पेज पे आप लोगों ने कौन कौन से सवालात करने हैं और कितने टाइम आप लोगों ने करना है। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट, कितने पेजेस पे कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर कितने वक्त में करना है आप लोगों ने, कितने एक क्वेश्चन के कितने नंबर आए, मैं सब कुछ आपको वीडियो के एंड पे शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 5 आता है सबक का खुलासा। सबक के खुलासे में आप लोगों ने सिर्फ मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान लिखना है। फिर वही बात कि अगर मार्किज़ और सिनफ आप याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर सकते तो मत लिखें। गलत लिखने से बेहतर है कि आप लोग लिखें ही ना, लेकिन गलत ना लिखें। ये मैंने ये कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 हमारे पास ये होता है कि या हम लोग नज़म का खुलासा या नज़म का मरकज़ी ख्याल कर लें। अब होता क्या है कि ये 5 नंबर का होता है और मरकज़ी ख्याल आप लोग एक या दो से ज़्यादा लाइन्स का नहीं कर सकते, तो एक या दो लाइनों में आपको 5 नंबर मिलने मुश्किल होते हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग नज़म का खुलासा करें, मरकज़ी ख्याल की तरफ ना जाएँ। नज़म का खुलासा 1 नंबर शायर का, 1 नंबर खुलासे का, तो ये आसानी से हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास फिर सवाल नंबर 7 आता है। इसमें भी चॉइस होती है आप लोगों के पास कि आप लोग यहाँ ख़त करें या दरख्वास्त करें। अब क्योंकि 9th क्लास के बच्चे पहली दफ़ा बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं, आगे इतने परेशान होते हैं, इतनी प्रैक्टिस नहीं होती और इतना ज़्यादा लेंथी पेपर लगता है उन लोगों को, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि जो खत होता है वो आप लोग ना करें, क्योंकि खत के अंदर बहुत लंबी डिटेलिंग लिखनी पड़ती है। खत आप लोग अगर लिखते हैं तो एटलीस्ट 2 या 2.5 सफ़ात का लिखें, और दरख्वास्त आप लोग एक ही सफ़े पे लिख लेते हैं और वो अच्छी भी लगती है, उसके आधे नंबर तो उसके पैटर्न के होते हैं। तो आप लोग दरख्वास्त की तरफ गौर करें, क्योंकि आधे नंबर आपको वैसे ही 5 नंबर मिल जाने, या 5 नंबर बीच में आप जो स्टफ़ लिखेंगे उसका लिखना, और अगर आपने वो कम भी लिख दिया तो आप लोग 5 में से 4, मतलब आपको 10 में से 9 नंबर आसानी से दरख्वास्त से मिल जाएंगे। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग दरख्वास्त करें। फिर उसके बाद सवाल नंबर 8 आता है, उसका भी यही सेम पैटर्न है कि आप लोगों को कहानी और मुकालमा करना है। और मुकालमे में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स ऐसे होते हैं जो वो लगाना भूल जाते हैं। तो मुकालमा आप लोग मत करें, कहानी की तरफ जाएं। कहानी में 9 नंबर आप लोगों की कहानी के होंगे और 5 नंबर की कहानी है तो 4 नंबर आप लोगों की कहानी के होंगे और 1 नंबर आप लोगों का जो मॉडल लेसन होता है, जो नतीजा आप लोगों ने कहानी का निकालना है उसके होंगे। और कोशिश करें कि कहानी में 1-2 नतीजे लिखते हैं, एक सही वाला लिखते हैं और एक चाहे जो आपको अपने से याद रहे या कुछ भी ऐसा करके लिखते हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 9 होता है या तो जुमलों की दुरुस्तगी या जुमलों की तकमील। जुमलों की दुरुस्तगी तो आप लोगों ने करना ही नहीं है, उसको याद भी नहीं करना तैयारी में। आप लोगों ने जुमलों की तकमील करना है, ये बहुत परफेक्ट आप लोगों के लिए रहेगा। ये अब मैं आप लोगों को एक दफ़ा पेपर पैटर्न जो मैंने आप लोगों को टाइमिंग का बता रही थी, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सब कुछ कि आप लोगों ने कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन करना है, कितने कितने मार्क्स हैं, कितने कितने पेजेस पे करना है। यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ कि आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। पूरी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग इस पैटर्न से पेपर करेंगे तो आपकी 75 में से 70+ मार्क्स आएंगे। बाकी ज़ाहिर सी बात है आप लोगों की तैयारी पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग की तरफ गौर करें। और 9th क्लास के बाद मैं इंशाल्लाह 10th क्लास 11th 12th सब लोगों की पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स निकालूंगी, लेकर आऊँगी। और अगर आप लोगों को उर्दू के साथ साथ इंग्लिश की भी टिप्स चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।